राजेश कुमार गौतम फिर एक बार आपको ध्येय ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म में आ गया हूं और स्वागत करता हूं आपका। फिर से एक वही नई बात कि वही उत्तर प्रदेश के पीटी एग्जाम में क्या नया हो रहा है, और उसी पर नए होने की बात करें तो सुनहरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में अपनाया गया या हुआ, यही तो इंपॉर्टेंट है। ये करंट है कि हुनर हाट का आयोजन किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया। सर, यही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको इन सब के आंसर दिए जाएंगे। इसके लिए वेट एंड वॉच करिए और लगातार इस वीडियो पर जुड़े रहने की कोशिश करिए, जिससे कि आज हम बात करें आपके सामने CJI। सब लोग जानते हैं कि CJI है क्या, कौन है CJI, या CJI का सब्जेक्ट कहां से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल आप गेस कर रहे हैं, ये वही है जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मतलब देश की सर्वोच्च न्यायालय। जैसे जिले की जिले न्यायाधीश और राज्य की हाई कोर्ट, उसी तरह देश की सुप्रीम कोर्ट। मगर मैंने ये चर्चा क्यों लेकर आए सर, आज बहुत ज्यादा चर्चा है सुप्रीम कोर्ट की, तो हमने भी सोचा कि सुप्रीम कोर्ट का एक नया चर्चा लेकर आ जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट में भारत के नए CJI कौन बन गया है 24 अप्रैल से। तो आपके सामने अगर हम बात करें तो नाथुलापति वेंकट रमना, ये नाम याद करना है आपको बच्चे कि इस बार का जो CJI बना है नाथुलापति वेंकट रमना, जिसको हम बोलते हैं NV रमना, ये भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। सर, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, इसको याद कर लीजिए कि इस बार एग्जाम में यही पूछा जाएगा। मैंने इनका पूरा नाम क्यों लिखा है, क्योंकि सपोज एग्जाम में ये कहता है कि भारत के नए CJI कौन बने हैं और नाम दिया जाए उनका वेंकट रमना, नाथुलापति वेंकट रमना, तो कहीं ना कहीं आप भटक जाएंगे। इसलिए मैंने उनका पूरा नाम लिख दिया है NV रमना। ये भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। मगर बच्चे एग्जाम में ये नहीं क्वेश्चन पूछा, कहता नहीं। अब हम कहते हैं कि NV रमना कौन से नंबर के CJI बने हैं। तो बच्चे ये याद रखिए, ये भारत के 48 नंबर के CJI बने हैं, ये बिल्कुल याद रखिएगा। मगर 48 है तो 47 कौन था? तो भैया वही शरद अरविंद बोबड़े साहब थे, उनकी जगह ली है 24 अप्रैल 2021 को। मतलब 24 अप्रैल को ये बन गए हैं भारत के नए CJI। मगर सबसे बड़ी बात है, इनका पद कब तक रहेगा, तो मैंने वो भी डिसाइड करा दिया है आपको कि अगस्त 2022 तक। देखा, यहां इंपॉर्टेंट है, मतलब 26 अगस्त 2022 तक का भारत के CJI बने रहेंगे NV रमना। सर, NV रमना कौन थे, क्या कुछ इनके बारे में बताएंगे? तो बिल्कुल है सर, आपके एग्जाम में बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NV रमना भारत के CJI बनने से पहले ये किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपको बता दें, NV रमना 2014 से ये दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीश बनने से पहले ये कहां थे? दिल्ली हाई कोर्ट में थे, मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे। ये बच्चे याद रखिएगा, NV रमना। देखिए, अब NV रमना की अगर बात आ गई है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी आ गया है। तो हम थोड़ी सी जानकारी ले लें कि सुप्रीम कोर्ट है क्या, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कितनी है।
सर एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमने आपको यहां भी थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं करंट को लेकर कि भैया सुप्रीम कोर्ट की, ये देखिए सामने लिखा है सुप्रीम कोर्ट, जिससे आप बोलते हैं देश की सर्वोच्च न्यायालय, उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसकी स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को। अगर हम यहीं पर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में मूल संविधान जब लिखा गया था उस समय टोटल जज कितने थे? तो बच्चे याद रखिएगा, जब मूल संविधान की बात की गई थी तो भारत में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या थी 1+7। सर ये बहुत याद है, मैंने इसको 8 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 8 लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका तरीका है 1+7। 1+7 का मतलब है 1 का मतलब है CJI और 7 का मतलब है अदर जस्टिस। सर ये इंपॉर्टेंट है। तो मूल संविधान में कितने थे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे आपको, मगर यहां पर याद रखिएगा कि मूल संविधान की अगर बात करें तो संविधान के अकॉर्डिंग जज की संख्या कितनी रखी गई थी उस समय? तो 1+7। मगर बच्चे अब ये नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम के आज के पैटर्न में पूछा जाएगा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज हैं। तो देखिए यहां पर हम आपको क्लियर कर दें कि कुछ समय पहले ये 1+30 थी, मगर अब इसको 1+33 कर दिया गया है। मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? 1+33, 1+33। ये याद रखिएगा बच्चे, क्योंकि यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1+33 मतलब भारत के CJI को अगर हटा दिया जाए तो कितने जस्टिस हैं? अगर उनको जोड़ दिया जाए तो कितने हैं? 34। जिस तरह का क्वेश्चन उस तरह का आंसर देना है आपको। ये याद रखिएगा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है प्रेजेंट टाइम में? 1+33। अब कभी कभी याद आता है कि सर NV रमन्ना साहब को शपथ किसने दिलाई? सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिला रहा है? तो यहां पर बात करें तो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा अगर दिलाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। एक और इसमें लगता है क्वेश्चन कि सर सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश PT एग्जाम में। तो याद रखिए, मैं आपके सामने लिख रखा है हीरालाल जेकानिया। ये नाम याद कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम यानी कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हीरालाल जेकानिया। बच्चे ये बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि इन चीजों को ही आप नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो देखिए और बराबर क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में कि वाकई क्वेश्चन कौन से मिले हैं। अब हम आपको थोड़ा सा ज्ञान और दे देते हैं कि करंट की बात चल रही थी तो हर बच्चा थोड़ा उत्साहित रहता है कि सर ये सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे चुने जाते हैं, कौन व्यक्ति चुने जाते हैं? क्या राजेश गौतम बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज? नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए कुछ इनकी शर्तें हैं, कुछ इनके रूल्स हैं, उस पर हम थोड़ी सी नजर दे दें। मगर हम आपको सबसे पहले बता दें कि भारत में CJI कैसे चुने जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। सर कॉलेजियम सिस्टम क्या है? ये तो हमने आज ही सुना है। सर कॉलेजियम सिस्टम ही भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनने में राष्ट्रपति की मदद करता है। सर कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तबादला और उनकी नियुक्ति के लिए काम कौन करता है? कॉलेजियम सिस्टम। सर इसमें क्या होता है? 1 सदस्यों का एक योगदान होता है, मतलब 1+4 यानी कि 1+4 सदस्यों का बना एक कॉलेजियम सिस्टम आपके जजों की नियुक्ति करता है। मतलब 1 कौन? जो भारत का CJI है। सर 4 कौन? 4 वही जो वरिष्ठ जज होते हैं और ये लोग मिलकर तय करते हैं कि भारत का अगला CJI कौन होगा। इसीलिए आपको याद होगा कि मुझे
23 मार्च की वो डेट थी, 23 मार्च 2021 की वो डेट थी जब शरद अरविंद बोबड़े साहब ने एनवी रमना का नाम सजेशन किया था और इस कमेटी को सजेशन किया और भारत के नए सीजीआई बन गए एनवी रमना। तो याद रखना बच्चे कि यही नाम पूछा जाएगा कि भारत के सीजीआई कौन है, तो एनवी रमना। कौन से नंबर के हैं? 48 नंबर के हैं। कब तक की सेवा देंगे ये होगा। लास्ट इसका क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि भारत के सीजीआई की सर प्रेजेंट टाइम में सैलरी कितनी है, वेतन क्या है? तो याद रखिएगा कि 2.80 लाख। क्या बात है, क्या बात है, 2.80 लाख ये पर मंथ सैलरी है मिस्टर एनवी रमना की। सर तो जो नहीं है जस्टिस रमना, वो जो 33 जज हैं उनकी क्या सैलरी है? तो यहीं पर बच्चे उनकी सैलरी सामने लिख गई है। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है। इस लॉकडाउन में इस पढ़ाई को पढ़िए और सरकारी नौकरी लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा ये पूरा डाटा, ठीक है? तो ये आज का ये भारत का सीजीआई का करंट डाटा था। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है, उस पर बात करते हैं। ओके, हाँ, दूसरा पॉइंट अगर की बात करें, जैसे था आपका भारत का सीजीआई, दूसरा ही एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको आप बहुत चर्चा से जानते हैं। और उस चीज को अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक पुरस्कार जो हमारे देश में दिया जाता है, और उस पुरस्कार को भी याद रख लेना है क्योंकि एग्जाम में इस पुरस्कार से भी एक क्वेश्चन बनता है, और जब बनता है क्वेश्चन तो हम उस पर चर्चा कर ही लें। सर हाँ, आपने नाम सुना होगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। बच्चे ये उत्तर प्रदेश के पीटी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सर दादा साहब फाल्के पुरस्कार का क्या रीजन है, क्या है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो फिलहाल आप सबसे पहले इसकी करंट न्यूज जानिए कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार 1 अप्रैल 2021 को प्रकाश जावड़ेकर साहब जी ने नाम घोषित किया, और वो नाम लिया है रजनीकांत का। वो नाम घोषणा की है रजनीकांत का। सर यही इंपॉर्टेंट है कि इस बार 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है, तो सीधा सीधा नाम आएगा रजनीकांत का। सर कौन से वर्ष की अगर बात करें तो 2019 का ये अवार्ड दिया गया है भाई रजनीकांत को। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मिल रहा है आपको कि इस बार 51वां, देखिए दो चीजें याद रखनी है, कौन से नंबर वाला अवार्ड दिया गया है, तो 51वां अवार्ड दिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है, रजनीकांत को। कभी कभी हम तो बात बताएं आपको, पीसीएस में तो इसका पुराना वाला पूछ देता है, कहता है कि 50वां अवार्ड किसको दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखिएगा कि महानायक, अब तो सबको पता चल गया होगा महानायक का मतलब है अमिताभ बच्चन को दिया गया था, मगर यहां पर 51 की बात की गई है तो रजनीकांत को दिया गया है। ये याद रखिएगा। ये अवार्ड की अगर हम बात करें तो आपसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब 51वां अवार्ड दिया गया है तो सर पहला किसको यह अवार्ड दिया गया है, तो यह भी मैंने आपके सामने लिख रखा है कि पहला अवार्ड भाई 1969 में दिया गया था, और दिया किसको दिया गया था, देविका रानी को। देविका रानी एक अभिनेत्री थी और बॉम्बे टॉकीज की सह संस्थापक थी देविका रानी, उनको यह अवार्ड दिया गया था 1969 में। सर दादा साहब फाल्के अवार्ड क्यों दिया जाता है, इसका क्या रीजन है,
तो इसके लिए आपको हम एक नाम बताना चाहते हैं, ढूढ़ी राज गोविंद फाल्के। मतलब ढूढ़ी राज गोविंद फाल्के उर्फ दादा साहब फाल्के। ये फिल्म जगत की अगर बात करें, भारतीय सिनेमा जगत की बात करें, तो इस सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है इनकी जन्म शताब्दी को उपलक्ष्य में। ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये दूसरा भी पॉइंट आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर 51वां आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया, तो सीधा सीधा नाम आएगा रजनीकांत को। याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम तीसरे पॉइंट में भी चलते हैं, ठीक है, ओके। तीसरे पॉइंट पर अगर हम आ जाते हैं तो फिर भैया फिर वही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है भाई। सभी लोग आजकल जानते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, सब लोग तैयार हो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे और कुछ लोग कहते हैं अखिलेश भैया होंगे, मगर इस पर नहीं जाना है हमको। हम इस पर बात करें कि अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो ऐसे लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, तो उसी में एक अभी लेटेस्ट न्यूज आई है। इनका भी अपनी एक चैनल्स होते हैं, अपनी एक टीवी प्रसारण केंद्र होता है कि भाई जो मीटिंग हो रही है, जो चर्चा हो रही है, उसका एक लाइव सेशन चलता है। उन्हीं को हम कहते हैं राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी। मतलब ये दो गवर्नमेंट चैनल हैं जो अपनी सुनवाई को, अपनी बैठक को दिखवाते हैं राज्यसभा टीवी एंड लोकसभा टीवी। मगर यही चीज बात करें 3 मार्च की और 2021 की, मतलब सर इस वीडियो में आपको विद इन डेट से बात करेंगे हम लोग। 3 मार्च 2021 को राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी, मतलब जो गतिविधियां लोकसभा में हो रही हैं और जो गतिविधियां राज्यसभा टीवी में हो रही हैं, उनका लाइव प्रसारण करते थे। और इसमें शायद हमारे राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को लगता है कि कहीं ना कहीं खर्चा ज्यादा आ रहा है, क्योंकि वो अलग खर्चे में चल रहा है और ये अलग खर्चे में चल रहा है। तो हम क्यों ना कॉस्ट कटिंग कर दें और इसको एक चैनल बना दें। तो ये दोनों लोगों ने मिलकर सहमति बनाई और एक कमेटी गठित की, और उस कमेटी के गठित में जो अध्यक्षता की है, सर लिखा है सामने, प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश की अध्यक्षता में, सूर्य प्रकाश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मर्ज कर दिया गया। यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दोनों टीवी को मर्ज कर दिया गया और बना दिया गया संसद टीवी। बच्चे याद रखिएगा कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला के कौन सी टीवी बनाई गई है, तो संसद टीवी। और याद रखिएगा यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा की टीवी को मिलाकर कौन सी टीवी बनाई गई है, तो संसद टीवी बनाई गई है, जिसका गठन हुआ और जिसके सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कपूर बनाए गए। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसद टीवी के जो सीईओ नियुक्त किए गए हैं वो कौन है, तो रवि कपूर। याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मगर पीसीएस लेवल तक का क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकसभा टीवी का गठन कब किया गया था। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि लोकसभा टीवी का गठन उस समय किया गया था जब लोकसभा के अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी थे, तब लोकसभा टीवी का गठन किया था और वो थी डेट 24 जुलाई 2021।
6 को। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अगर आप यूपी पीसीएस एमपी पीसीएस भी दे रहे हैं तो भी धे क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो पर राजेश गौतम की क्लास में आप ये देख सकते हैं करंट अफेयर कि यहां तक का भी आपको बताया जा सकता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है। सर राज्यसभा टीवी 2011 में, सर राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, मगर याद रखिए राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मर्ज करके बना दिया गया है संसद टीवी। ये आपका तीसरा पॉइंट रहा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, चौथे नंबर पर। ठीक है, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चुनाव आ रहे हैं और चुनाव आ रहे हैं तो अपना भी योगदान लोग देना चाहते हैं। देखिए पार्टी में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर आपको लगता है कि हम योगदान देना चाहें तो किस माध्यम से योगदान देंगे, उसका बहुत बड़ा चर्चा है। अभी हाल ही में 26 मार्च की बात बता रहा हूं मैं, 26 मार्च 2021 को एक याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया जाए, जारी ना किया जाए। मतलब ये इलेक्टोरल बॉन्ड को जब शरद अरविंद बोबड़े साहब के पास मामला गया तो उन्होंने कहा भाई इस पर रोक नहीं लगेगी, और याचिका में सुनवाई करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को रोका नहीं जा सकता है, जो उसके प्रोसेस हैं वो चलते रहेंगे। इसी पर चर्चे में आ गया सर चौथा पॉइंट, इलेक्टोरल बॉन्ड। सर इलेक्टोरल बॉन्ड, सर ये है क्या? तो पहले हम आपको कुछ पॉइंट्स बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड, अगर आप किसी भी पार्टी में अपना योगदान देना चाहते हैं, कुछ उनको अपना योगदान का मतलब है कुछ मनी देना चाहते हैं, तो उस पार्टी को किस माध्यम से दिया जाएगा ये योगदान, उसी को हम बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। मतलब कि अगर मुझे आज प्रेजेंट टाइम में अगर भारतीय जनता पार्टी में योगदान देना है तो मैं डायरेक्ट जाकर नहीं दे सकता हूं, कोई प्रोसेस नहीं है। उसके लिए हमें एक प्रोसेस बनाया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि समय समय में जारी किया जाता है, जिसको खरीदा जाता है और पार्टी को विद इन 15 दिन के अंदर एक्सेप्ट करना होता है। अगर वो 15 दिन में एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाएगा। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं समझाने जा रहा हूं और आप समझना है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक पार्टी में दान देने का तरीका है या अपना योगदान देने का तरीका है। इसको साल में 4 बार खरीदा जा सकता है। वो डेट है जनवरी, वो मंथ है अप्रैल, वो मंथ है जुलाई, वो मंथ है अक्टूबर। मतलब साल के 4 महीनों में ये इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया जाता है। ये याद रखिएगा बच्चे, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। याद आया? याद आया? ये 4 मंथ हैं जिस पर इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया जाता है। इसीलिए अभी हाल ही में 1 से 10 अप्रैल 2021 को बिक्री के लिए जारी किया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड। सर इलेक्टोरल बॉन्ड कब जारी किया गया था? अभी हाल ही में, तो 1 से 10 अप्रैल के बीच में इसको बिक्री के लिए जारी किया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड को। सर इसका एक सबसे बड़ी चीज है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को कब लाया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड को वित्तीय विधेयक के रूप में आपके फाइनेंस अधिनियम के तहत 2017 में लाया गया और साथ में इसको 2018 में इसको स्टार्ट किया गया। एक वैलिड स्कीम दी गई 2018 में, एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम।
और ये स्कीम लाई गई कि भाई पार्टी में अगर कोई अपना योगदान देना चाहते हैं तो डायरेक्ट ना जाकर उसका एक प्रोसेस है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड की सीमा क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड कितने रुपए से जारी किया जाता है और कितने रुपए तक का जारी किया जाता है, तो यहां मैं आपको क्लियर कर दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की मिनिमम सीमा क्या है, 1000। अगर आज आपको किसी पार्टी में योगदान देने जाना है तो भाई 1000 रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदिए और पार्टी को दीजिए और पार्टी में आप अपना योगदान दीजिए। मगर कोई कहता हम ज्यादा देना चाहते हैं 1 करोड़ आ जाओ, मगर इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। मतलब मिनिमम तो है मगर मैक्सिमम नहीं है। मिनिमम की बात करें तो 1000 और मैक्सिमम की बात करें तो कोई सीमा नहीं है। 1 करोड़ 2 करोड़ आप जितना देना चाहते हैं ये अंशदान देना है। मगर ये अंशदान आपको 2 ही प्रकार से, एक तो डिजिटल और एक आप चेक के माध्यम से इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। मगर सर यहां कहां जाएंगे, तो यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को केवल एक ही बैंक जारी करता है और उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब आपको बता दें कि भारत में केवल एक ही बैंक है जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करती है, उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसी बैंक, अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन जारी करता है, यानी कि कौन सी बैंक जारी करती है, तो भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब कब जारी किया जाता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में जारी किया जाता है। सर मिनिमम क्या है, ये है, और मैक्सिमम क्या है, ये है। इसका चर्चा में अभी आ गई थी क्योंकि कुछ पार्टी, कर्नाटक में इस चीज को कहा जा रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया जाए, इसमें रोक लगा दी जाए। तो उसमें शरद अरविंद बोबड़े साहब ने एक याचिका लगाई और यानी इस याचिका की सुनवाई करी और उस पर यह कह दिया रोका नहीं जा सकता है। इसलिए ये चर्चा में आया इलेक्टोरल बॉन्ड। क्लियर हुआ? मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। राजेश सर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में करंट अफेयर लेकर आ रहे हैं और वीडियो अच्छी भी लग रही होगी, तो लग रही है तो सभी लोग, सभी कैंडिडेट इसको अपने फ्रेंड सर्किल में भेजें और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, तो कहीं ना कहीं राजेश सर आपको और बेहतर वीडियो बनाते रहें और आपके भविष्य को उज्जवल करते रहें। क्योंकि कंपटीशन के दौर में आज करंट अफेयर सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है बच्चे, और मैं आपको इस तरह के करंट अफेयर की बात कर रहा हूं जो पेपर में आ रहे हैं, नॉट बहुत ज्यादा जो पेपर में आने लायक हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं सर। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से और अपने से लाइक करें और सबको शेयर करें, जिससे कि राजेश सर आपको बेहतर जीवन दे सकें। ओके, थैंक यू।